हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग एडीओ के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांतों की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो मैंने ये चीज पढ़ाया है, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। एक बात याद रखिएगा कि नीति निदेशक तत्व जब आपके दिमाग में आए तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन से आर्टिकल तक नीति निदेशक तत्वों की व्याख्या है। तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक जो है वो नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी की जो है वर्णन की गई है। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए फंडामेंटल राइट कहां से ली गई है, मान लीजिए क्वेश्चन में ये रहता तो आप लोगों को पता है कि जो मूल अधिकार है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर उसके पश्चात यदि बोला जाए कि संघीय व्यवस्था की जो अवधारणा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कनाडा के संविधान से ली गई है। तीन महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन रिपीटेड है, आयरलैंड। आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक तत्व का जो सिद्धांत है वो किस संविधान से प्रेरित है। फिर से आयरलैंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। तो याद रखिएगा जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है जो कि संविधान का भाग 4 है, इसमें बात कही गई है कि जो राज्य है वो कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या करेगा, अपना योगदान देगा और विभिन्न कानून विभिन्न योजनाओं को चलाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। तो ये हो जाएंगे राज्य के निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी। डीपीएसपी में बेसिकली बात कही गई है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की, जबकि जो फंडामेंटल राइट है वह बेसिकली राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, जबकि डीपीएसपी जो है वो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। तो याद रखिए आर्थिक न्याय की जो अवधारणा है वो भारत के डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप है। देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है आप लोगों ने देखी होगी, उसमें यद्यपि सभी नागरिकों को कैसे अधिकार मिले हुए, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त कराने का जो संकल्प है वो किया गया है, ये बात आप लोगों को भी पता है। लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है उसके लिए भाग 4 में यानी भाग 4 क्या है, डीपीएसपी में कहीं ना कहीं बातें जो है वो कही गई है। देखिए अगला देखिए, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। तो याद रखिए कि ना तो वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है, ना तो वह जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और ना ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास। क्यों नहीं जा सकता, मैंने इसका रीजन जो है वो आप लोगों को बताया है। क्यों नहीं जा सकता बताइए। क्योंकि ये जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि ये वाद योग्य नहीं है, इसके लिए इसके उल्लंघन पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो याद रखिए ये बात जो है वो आर्टिकल नंबर 37 में बोला गया है। क्या बोला है आर्टिकल नंबर 37 में, बेसिकली कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। देखिए फिर यहाँ पर आर्टिकल नंबर 31 दिया गया है। आर्टिकल नंबर 31 मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि बेसिकली क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार के लिए था, परंतु इस मौलिक अधिकार को बाद में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और बाद में इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपके मन में सवाल आता है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया होगा। तो याद रखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसके द्वारा बेसिकली जो है वो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों से, और फिर इस अधिकार को जो है वो आर्टिकल नंबर 300A में जो है वो शामिल किया गया था। और 300A जो है वो बेसिकली क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति कानून के द्वारा अधिकृत किए बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी उसके लिए एक प्रॉपर कानून होगा, एक प्रॉपर प्रोसेस होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित। देखिए तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
तो उससे रिलेटेड कौन सा भाग है, तो ये बात तो मैंने पहले ही बता दिया है कि भाग 4 जो है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम भाग 1 में क्या है, तो याद रखिए भाग 1 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग दूसरे में क्या है, तो भाग दूसरे में है नागरिकता, जो कि आर्टिकल नंबर 5 to 11 तक है। फिर उसके पश्चात भाग 3 में आप लोगों को पता है फंडामेंटल राइट, जो कि बेसिकली 12 से लेकर 35 तक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये चारों भाग। फिर देखिए अगला क्या है, हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत जो है वो कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। कहने का मतलब ये नॉन जस्टिसेबल है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होगा कि किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है, तो समान काम के लिए समान वेतन ये नैतिक दर्शन का नहीं बल्कि उदारता का कहीं ना कहीं जो है वो प्रतीक है। फिर निशुल्क कानूनी सहायता और सलाह, यह भी जो है वो नैतिक दर्शन नहीं इसमें दिखाई देता है। फिर गोवध पर निषेध, यह जो है नैतिक दर्शन को दर्शाता है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए और अगर नैतिक दर्शन के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों का गठन, फिर उसके पश्चात मद्यपान का निषेध, गोवध पर तो निषेध होना ही है। फिर उसके पश्चात ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यह भी क्या है नैतिक दर्शन का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए राज्य नीति के निम्न निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। इस तरीके के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि ग्राम पंचायतों का जो आयोजन है वह बेसिकली गांधीवादी दर्शन पर जो है कहीं ना कहीं आधारित है। और याद रखिए ग्राम पंचायत कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत आता है। आगे देखिए ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा, तो याद रखिए ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। उन्होंने कहा ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, यानी कि पहले ग्राम राज्य आएगा तब राम राज्य आएगा। राम राज्य का मतलब आप लोग क्या समझते हैं आई डोंट नो, लेकिन राम राज्य का मतलब होता है बेसिकली इस तरीके का राज्य जहां की सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, जहां जो है वो कानूनों का यथावत पालन किया जाए, ऐसे राज्य को राम राज्य कहा जाता है, जो वर्तमान की सिचुएशन के हिसाब से हमें असंभव सा प्रतीत होता है। अब देखिए अगला क्या है क्वेश्चन कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। तो इसका बेसिकली अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो याद रखिए ये है 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था उसने क्या किया, मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। कैसे, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि हाउ कैसे, तो देखिए मैंने इस बात को ही पहले ही बताया है, ठीक है, कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 उसके द्वारा कहीं ना कहीं जो आर्टिकल नंबर 31 का जो सेक्शन ग है, ठीक है, उसमें क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया और उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिया गया। इसमें बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया होगा क्लास में, अगर आप थ्योरी क्लासेस में देखेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक जो होंगे वो क्लियर भी होंगे। मैंने बताया था कि मान लीजिए यदि कोई ऐसा कानून है जो राज्य के द्वारा संविधान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कानूनों को लागू करने के लिए बनाया गया है जिससे क्या हो सके, कल्याणकारी राज्य बन सके, तो ऐसी सिचुएशन जब आएगी तो उस टाइम पे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो है वो हो सकता है। और इस स्टेज पर आप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर उसे बेसिकली बोल सकते हैं न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं कि आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी, हालांकि बाद में ये सारी जो स्टेटमेंट है, जो जजमेंट है वो चेंज हो गई थी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट में ये बात कही गई थी। आगे देखिए क्या लिखा है, संविधान के किस संशोधन से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता दी गई है, तो याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। देखिए अगर 24वां संशोधन की आप बात करें, अगर आपके दिमाग में आता है ये कौन से ईयर में हुआ था, तो ये हुआ था 1971 में, ठीक है। देखिए इसमें बेसिकली क्या था, पृष्ठभूमि समझिए कि एक टाइम पे जब संसद जो है उसने बेसिकली क्या कर, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि जो संसद है वो संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा कौन सा केस है, किसमें बोला था ऐसा, मैंने पढ़ाया है 1967 का एक केस है गोलकनाथ केस। उसमें ये बात साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है वो संविधान के फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती। तो इससे क्या हो गया, इससे हो गया कि संसद की जो शक्ति है कहीं ना कहीं वो सीमित हो गई, लिमिटेड हो गई।
इसीलिए फिर क्या हुआ, उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार ने 24th अमेंडमेंट एक्ट लाया, जिसमें कि संसद को यह शक्ति मिली कि वो चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो। ये बात आपको याद रखना है 24th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। फिर देखिए 30वां संविधान संशोधन क्या था, तो याद रखिए जो 30वां संविधान संशोधन हुआ था उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों को अच्छे तरीके से बांटना। मतलब आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें ये बात कही गई थी कि जो आपका आर्टिकल नंबर 133 133 है उसमें किस तरीके के चेंजेस आने हैं। जैसे इसके अनुसार जो हाई कोर्ट है वो किसी भी केस में केवल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे को लेकर निर्णय देती है, तो उस पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। कब तक? जब तक कि उस फैसले में महत्वपूर्ण सवाल ना उठाया गया हो। यानी कि अगर इसको थोड़ी आसान भाषा में समझे तो पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार थोड़ा खुला हुआ था। इस संशोधन के बाद ऐसा हो गया था, जो 30 अमेंडमेंट एक्ट था उसके बाद ऐसा हो गया कि इसको थोड़ा सा सीमित कर दिया गया, थोड़ा मतलब लिमिट में कर दिया गया, ताकि हर केस जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ना जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो बोझ है काम का वो थोड़ा सा कम हो जाए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जो अगर 44th अमेंडमेंट एक्ट बोले तो ये 1978 में हुआ था, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक संशोधन है जिसमें बेसिकली इमरजेंसी के दुरुपयोग जो हो रहा था ना उसमें कुछ चेंजेस लाना था। यानी कि बोल सकते हैं कि इसमें इसका जो मकसद था वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करना था और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को और ज्यादा सुदृढ़ बनाना था। इसमें आप लोगों को पता होगा 44th अमेंडमेंट, थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको। देखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो इसमें आपको पता है कि सबसे पहले संपत्ति का अधिकार को हटाया गया, जो कि आर्टिकल नंबर 31 का भाग था, बाद में शिफ्ट होके आर्टिकल नंबर 300A में इसको लाया गया। फिर उसके बाद जो है वो बेसिकली आपातकाल की जो घोषणा है उसमें भी थोड़ा सा संशोधन हुआ। यानी कि अब राष्ट्रपति जो आपातकाल है वो तभी घोषित कर सकता है जबकि उसको कैबिनेट की लिखित सलाह जो है वो मिली गई हो। और मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट उसको कहीं ना कहीं निलंबित करने की जो शक्ति है वो 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दी गई, सीमित कर दी गई। इसके बाद जो 44th अमेंडमेंट है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 21 की भी रक्षा करता है, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, और चारों मैंने अच्छे से बता दिया। आप छोटे छोटे पॉइंट में इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि आप डायरेक्ट देखें और आपको जो मेन पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है वो याद आ जाए। क्योंकि देखिए मेन पॉइंट के ही बल पे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं। हालांकि ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें तो आप रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, बट जो पीसीएस और कहीं ना कहीं यूपीएससी लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो तभी बनेगा जब आपको मुख्य बिंदु, मुख्य विषय वस्तु याद होगा, चाहे उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार जो है वो क्या प्राप्त है, तो याद रखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यह उसका विवेकाधिकार है। किसका? राष्ट्रपति का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, ऐसा बोला गया है आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 में। यानी कि आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो प्रश्न देखेंगे तो याद रखिएगा आपके लिए दिमाग में रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वह बेसिकली क्या है? विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। याद रखिएगा इस बात को। याद रखिएगा कि सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली जो है उसके तहत जितने भी कार्यकारिणी के जो मेंबर होंगे वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। यदि याद रखिएगा कि यदि राष्ट्रपति जो है वो अपनी कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी भी मेंबर का जो है वो चयन करता है, किसी भी मेंबर का, तो उसे अपनी विधानमंडल की सदस्यता से क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्य जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केवल और केवल प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस बात को याद रखना है। आगे देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो ये आर्टिकल नंबर 39 जो कि क्या बात करता है? बताइए आर्टिकल नंबर 39 क्या बात करता है? देखिए आर्टिकल नंबर 39 जो है मोटा मोटी मैं आपको बता देती हूँ, उसमें बेसिकली यह बात कही गई है कि जो स्टेट है, ठीक है, वह यह सुनिश्चित करेगा
यह कोशिश करेगा कि पुरुष और महिलाओं को क्या मिले, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, उनको समान अवसर मिले। और फिर एक बात और इसमें आती है कि जो संपत्ति और संसाधनों का वितरण हो वो इस तरीके से होना चाहिए समाज में कि समाज में सबको न्याय मिल सके और अमीर और गरीब जो उच्च और निम्न वर्ग के लोग हैं उनमें कहीं पर भी असमानता ना हो। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए जो 69 आर्टिकल है ये बेसिकली जो है वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के शपथ से रिलेटेड है, उनके ओथ से रिलेटेड है। यानी बेसिकली इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक उपराष्ट्रपति है उस पद को ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष क्या करना होता है, उनको शपथ ग्रहण करना होता है। और शपथ में क्या लिखा होता है, मैं अमुक विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा और मैं निष्ठापूर्वक उस कर्तव्य का निर्वहन करूंगा जिसे मैं ग्रहण करने वाला हूँ। इस तरीके से जो है वो वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ओथ लेते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 99 में क्या कहा गया है। देखिए जो आर्टिकल नंबर 99 है ना, ये जो अनुच्छेद है वो संसद के किसी भी सदन में सदस्य को क्या करता है, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष या कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि नियुक्ति के समक्ष क्या करना होता है, अपना प्रतिज्ञान लेना होता है या फिर शपथ लेना होता है। ये उससे रिलेटेड है। और याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 59 की बात करें तो ये तो आप लोग काफी ज्यादा पढ़ते होंगे क्योंकि प्रेसिडेंट तो सारे लोग ही लक्ष्मीकांत से बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो जो आर्टिकल नंबर 59 है बेसिकली भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो आवश्यक शर्तें होती है वह दी गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है ठीक से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में यह किसने कहा कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। ऐसा बोला था केटी शाह ने। अब देखिए क्या लिखा है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा। तो याद रखिएगा कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी कि मान लीजिए प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट, दोनों में से कोई भी जो है वो कार्यरत नहीं है अपने पद पर, तो उस स्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है यानी सीजेआई जो है वो क्या होंगे, उस पद पर आसीन होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो ये हो जाएगी पार्लियामेंट। फिर देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल एवं निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। फिर देखिए राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। तो याद रखिए उसे सौंपने से पहले राज्य सरकार से परामर्श करना जो है वो आवश्यक होता है। फिर देखिए भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसमें लिखा है, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह जो है वो संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं तथा प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गए। याद रखिएगा प्रत्येक आम चुनाव जब होता है तो उसके पश्चात भी बेसिकली संसद के जो प्रथम सत्र होता है उसमें भी राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। और प्रत्येक वर्ष के आरंभ में भी जो प्रथम सत्र होता है उसको भी राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। फिर देखिए भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। फिर राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकस्मिक निधि। फिर अब भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, ये होता है 5 वर्ष। फिर उसके बाद देखिए अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां जो है वो कौन करता है, तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन जो है वो संसद के प्रत्येक सदन में हो जाना चाहिए। तो याद रखिएगा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। और आर्टिकल नंबर जो 352 क्लॉज 4 है, 352 क्लॉज 4, देखिए तो जो बेसिकली आर्टिकल नंबर 352 क्लॉज 4 352 क्लॉज 4 है, उसके अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल नंबर 352 क्लॉज 1 के तहत जो आपात की स्थिति की घोषणा की जाती है उसका अनुमोदन जो है वो संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए, 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा वह घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यानी कि वह घोषणा क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। प्रवर्तन में नहीं रहेगी का मतलब
रद्द हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। और अगर हम लोग राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये रिकॉल करना है कि प्रेसिडेंट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल में कहा गया है। तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 72 तक जो है वो कही गई है प्रेसिडेंट के बारे में बातें। और जो आर्टिकल नंबर 52 है, याद रखिएगा, उसमें यह कहा गया है कि भारत का जो है वो एक राष्ट्रपति होगा। जो आर्टिकल नंबर 53 है उसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रपति के पास क्या होगी, कार्यपालिका शक्ति होगी। 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 55 में बोला गया है कि राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। उसके बाद है 56 में बोला गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल किस तरीके से होगा और उनके पद से त्याग पत्र के बारे में किस तरीके की प्रोसेस होंगी, वो सारी चीजें बताई गई है। फिर राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका भी वर्णन है। आर्टिकल नंबर 57 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन जो है वो हो सकता है, याद रखिएगा। फिर उसके आगे के आर्टिकल आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ये जो 72 नंबर आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है वो मिली हुई है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है किसके, तो याद रखिए राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि संविधान का जो आर्टिकल नंबर 89 क्लॉज 1 है उसके अंतर्गत भारत का क्या होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य होता है वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है, याद रखिएगा इस बात को। ये आर्टिकल जो है ना 89 क्लॉज 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा है उपराष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का मेंबर होता है, गलत है। फिर क्या लिखा है, देखिए राज्यसभा का सदस्य होता है, गलत है। किसी भी सदन का सदस्य होता है, गलत है। फिर सांसद यानी संसद सदस्य नहीं होता है, तो याद रखिए ये बात सही है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो सांसद नहीं होता है, यानी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है। देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 66 क्लॉज 2 है उसके अंतर्गत यह बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति को संसद या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना है, किंतु यदि वह किसी पद पर है तो निर्वाचन के पश्चात क्या करना होगा, उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे। जिस दिन से वह पद धारण करेगा उस दिन से वह पद जो है वो रिक्त माना जाता है। मतलब उपराष्ट्रपति जो है, जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, अब उन्होंने क्या किया, वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है वो ग्रहण किया है, तो उस दिन से उनका जो पद है वो क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। और याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, मैंने पहले ही बताया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ याद रखना है कि पदेन सभापति तो होते हैं लेकिन वह राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के तो वो मेंबर नहीं होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में आता होगा। तो मैंने थ्योरी क्लासेस में ये सारी चीजें जो है वो डिटेल में पढ़ाई है, आप वहां जाकर आसानी से उसको देख सकते हैं। ये जो है वो हमारी 1 लाइनर क्लासेस है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक्सप्लेन करके बताऊं ताकि कहीं ना कहीं आपके अंदर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, वरना रट्टाफिकेशन करके आप कितना ही दूर तक बढ़ पाएंगे। फिर देखिए किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संभाला था, तो याद रखिए एस राधाकृष्णन। इन्होंने 2 पूर्ण अवधियों यानी 10 साल इन्होंने उपराष्ट्रपति का जो है वो पद संभाला था। और आप लोगों को पता होगा इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर। इस दिन क्या मनाया जाता है बताइए, इस दिन मनाया जाता है टीचर्स डे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है, तो एस राधाकृष्णन रहे हैं। और वर्तमान में अगर बात किया जाए, अभी तो हम लोग 2025 में पहुंच गए हैं, तो आप लोगों को पता होगा हामिद अंसारी। हामिद अंसारी भी जो है वो 2 कार्यकाल के लिए जो है वो उपराष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो याद रखिए 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, जिसमें राज्यसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को, जो कि अब बेसिकली हट गया है। लेकिन राज्यसभा के द्वारा 12 सदस्यों को नामित करना ये जो है वो अभी भी बना हुआ है।
आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो 3 चीजों से मिलकर बनती है, जिसमें कि लोकसभा पहला हो गया, दूसरा राज्यसभा और तीसरा महत्वपूर्ण हो गया प्रेसिडेंट। याद रखिएगा इस बात को। एक बात और याद रखना है आप लोगों को, याद रखना है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो संसद का एक अभिन्न अंग तो है ही, लेकिन संविधान के आर्टिकल नंबर 79 में ऐसा लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। ये बात जो है इसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। कई बार जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में ऐसे पूछ देता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित है कि जो संसद है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो अगर आपको आर्टिकल नंबर 79 पता ही नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं लिखा गया होगा, या फिर ऐसा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा गया होगा। कंफ्यूजन हुआ, आप लोगों ने क्या कर दिया, वो स्टेटमेंट गलत कर दिया और बाकी के स्टेटमेंट के हिसाब से टिक कर दिया ऑप्शन को एलिमिनेट करके, तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। 2 मार्क्स तो जाएंगे ही, माइनस में जो कटेगा वो अलग। तो ये सारी चीजें जो है छोटे छोटे माइनर चीजें ये एकदम ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ये क्वेश्चन तो अब जो है वो इनवैलिड हो गया है, यानी कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता था प्रेसिडेंट के द्वारा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो याद रखिए भारत के राष्ट्रपति के। और इसका जो उल्लेख है बेसिकली ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 2 में कि जो केंद्रीय मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का जो अर्थ ही होता है उसका अर्थ होता है जब तक कि राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है। जब तक क्या है, राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है। देखिए, आई होप कि आज का क्लास जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गया है।